50% से ज्यादा ओबीसी, और ओबीसी आज इसी बात में उलझ गए कि तुमने हमारा खा लिया कि हमने तुम्हारा खा लिया, और सबका कोई और खा रहा है, उन्हें पता ही नहीं। लेखपाल भर्ती हुई, 27% आरक्षण, 18% मिला। कौन बोला? समाज में कोई आंदोलन आया? इसलिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी एकजुटता बनानी होगी। और ठीक बात है कि मंडल कमीशन में भी कुछ कमियां रह गई, एकदम मैं सहमत हूं इस बात से। और वहां पर तो एक सुझाव भी एक सदस्य ने दिया था कि इनको बांट करके कई भागों में तब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, और आज उसका नुकसान उठ रहा है कि अति पिछड़े समाज में जितनी यह चेतना पहुंचनी चाहिए थी अभी तक नहीं पहुंची है। यह हमारी चूक हुई, लेकिन उस समय की एक मंशा थी कि बंटेगा तो फिर एकजुटता नहीं बन पाएगी। मेरे बहुजन समाज के लोगों, 90% लोगों, दरअसल हम 90% कहीं होते ही नहीं। सबसे पहले हम अपनी जाति के होते हैं, जाति में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुए तो उससे बगल वाली बड़ी वाली जाति के होते हैं, थोड़ा और दाएं बाएं हुए तो उससे बगल चले जाते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि कब आपने किसी दलित को कह दिया ए तुम उधर बैठो, तुम यहां कहां बैठ गए। 100 साल में यही चूक हो गई हमसे। हमें पता ही नहीं चला कि कौन हमारा मित्र था, कौन हमारा भाई था, और कहां हमसे गलती हो गई। हम राजनीति तो करना चाहते हैं, लेकिन जब गाड़ी से उतरते हैं तो अपनी जाति के 5 में से 4 लोगों को लेके घूमते हैं, और बाहर आकर कहते हैं कि सामाजिक न्याय कैसे होगा। नारा लगा था इसी देश में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम उस नारे को बार बार बदल के कहना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और उसकी उतनी जिम्मेदारी। इसलिए जिम्मेदारी भी हमें निभानी पड़ेगी। इसलिए जाति जनगणना पर अगली किताब आने वाली है, और अगली बार जब आपके बीच में आऊंगा तो मैं कहूंगा कि उस किताब को भी खोज कर पढ़िए, और भी लोग जो लिख सकते हैं उनको किताब लिखने के लिए प्रेरित करिए। किताबें हैं ही नहीं, इसीलिए तो नई पीढ़ी को कोई 26-27 साल का प्रधानमंत्री का छोटा भाई आके कहता है पर्ची बना करके, हनुमान जी को और किसको फोन लगाता है वो देखा आपने? हेलो रावण। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? ऐसा करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री का छोटा भाई है। मैं जब ये किताब से गुजर रहा था और जाति जनगणना वाली किताब के लिए खोज रहा था तथ्य, तो इसमें एक बात है जो बरेली में पहली बार आया, तो मैं इसको कहना भी चाहूंगा कि 1890-94 से 1925 तक अगर 1901, 1911 और 1931 में जाति जनगणना न हुई होती तो पिछड़ी दलित जातियों के संगठन ही नहीं बन पाए होते। झगड़ा अगर लकड़ी का लकड़ी से हो तो कुल्हाड़ी को वोट नहीं दिया जाता। यह बात हमें गांव-गांव समझाने की जरूरत है। और कुल्हाड़ियों ने जंगल में लकड़ियों को काटने के वक्त भी लकड़ियों को यह समझाया कि तुम हमारा साथ दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में की बेंट में जो लकड़ी लगी है वो भी तो तुम्हारी जाति की है। इसलिए जब भी चुनाव यूपी बिहार में आएगा तो वो कुल्हाड़ियों की तरफ से भी लकड़ी का बेंट आपकी जाति का उछाला जाएगा। इसलिए जाति जनगणना दरअसल एक बड़ी लड़ाई के लिए एक्सरे है। बस जाति जनगणना से कुछ नहीं बदलने वाला। जाति जनगणना से केवल आंकड़े मिलेंगे। एक्सरे होगा तो पहचान में आएगा कि माथा में दर्द है, कि किडनी फेल है, कि क्या क्या दिक्कत हुई है। जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि देश के 45 विश्वविद्यालयों में कितने एससी एसटी ओबीसी के वाइस चांसलर बैठे हैं। देश में ब्यूरोक्रेसी में 90 लोग अगर हैं देश चलाने वाले, तो केवल 3 ओबीसी हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में ये सवाल अति पिछड़े समाज और पिछड़े समाज के लोग पूछें कि 2012 तक उत्तर प्रदेश में 86 में 56 एसडीएम, 15 में कहां बने थे यादव। आज तक 8 साल सरकार रही है वर्तमान की, आज तक उन्होंने एक बार आंकड़े दिखाया क्या कि यादवों ने कितना % सीटें 86 में 56 एसडीएम यादव हुए क्या? लेकिन आज भी गांव में चले जाइए तो लोग बोलेंगे कि उस समय तो सब यादव ही ले लेते थे। तो यादवों ने गलती भी की कि उसका जवाब नहीं दिया समय पर, और दूसरे लोगों ने भरोसा कर लिया। भरोसा क्यों ना करें? अगर खाई होगी समाज में तो कोई भी झूठ बोल करके आपको खाई पाटना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हमें अब नाक छोटी और दिल बड़ा करना होगा। मोहन यादव नाम के एक मुख्यमंत्री हैं। देखिए, कुछ बात समझाने के लिए कहना पड़ता है। बढ़िया उसी बीजेपी और आरएसएस के विचार वाले हैं, उन्हीं के हैं, सब कुछ उन्हीं की तरफ मानते हैं, सब कुछ उन्हीं का है। एक गलती की, पता है क्या? मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया था, और पूरी सोशल मीडिया पर उन्हीं के लोगों ने ये शूद्र अगर है तो यही करेगा, इसको हटाओ।
तब भी अगर आंख न खुले तो भाई मैं नहीं कुछ समझा सकता कि कौन आपका है और कौन नहीं। मोहन यादव को गरियाने वाला एक भी SC ST OBC हो तो बताओ। और वहीं छतरपुर में एक तो बैठा है, वो कहता है पर्ची बनाने वाला। रिजर्वेशन रहेगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। मैं निवेदन करके जा रहा हूं, पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल ढंग से पॉलिटिकल पार्टियां लड़ेंगी। समाज अगर मुर्दा हो गया तो कोई लड़ाई पॉलिटिकल भी जीती नहीं जा सकती। इसलिए असली लड़ाई समाज को लड़नी है, हमको और आपको लड़नी है। इसलिए गुजारिश, गांव-गांव में छोटी छोटी टोली बनाइए और एक टोली में हर दिन तय कर लीजिए कि साप्ताहिक बैठकें करेंगे। तमाम PDA समाज के जितने लोग हैं, अलग अलग जातियों के घर जाइए। अगर कोई गरीब है तो अपने साथ गुड़ और पानी लेकर जाइए और सब एक थाली में एक साथ बैठकर खाइए, ताकि जाति के नाम पर जो हमें बांटा गया वो जातियां टूटें और जमात में तब्दील हो, तब जाकर के हम एकजुट होकर के कोई काम करते हैं। सामाजिक संगठनों के सहयोग से आयोजित इस सामाजिक न्याय सम्मेलन में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में मौजूद आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है। इंकलाब जिंदाबाद। हिंदी के एक बहुत मशहूर शायर हैं और मैं उससे पहले सुरेंद्र प्रजापति जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि किसी लेखक का इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा कि उसकी लिखी हुई पंक्तियां लोग पढ़ें और उसे कोट करें। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उस लिखे हुए को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वक्त बहुत विपरीत है। जिस दिल्ली से चल करके हम और नवीन जी आए हुए हैं, वहां सियासत नहीं, हवा भी जहरीली हो चुकी है। और ऐसे विपरीत वक्त में पीने का पानी शुद्ध न मिले, खाने को खाना भी शुद्ध न मिले, हवा भी शुद्ध न मिले, और ऐसे ही वक्त में जोर जोर से नारे धर्म और राष्ट्र के नाम पर लगाए जा रहे हैं। संसद में खड़े होकर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से लेकर के हर एक सार्वजनिक कंपनी को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा हो और राजनीतिक भाषणों में स्वदेशी के नारे लगवाए जाते हो। एक पेड़ मां के नाम लगाने की राजनीति की जा रही हो और लाखों पेड़ अडानी से कटवाने की नीति बनाई जा रही है। ऐसे विपरीत माहौल में जब सामाजिक काम करने के लिए फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाला जा रहा हो और जिनको जेल में होना जा रहा हो, जिनको जेल में होना चाहिए, वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हों, ऐसे वक्त में हम और आप यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए इस पूरी आयोजन समिति के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, हौसलों में फकत उतार सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। और इसलिए ऐसी उम्मीद, ऐसी कोशिशें इस तरह के आयोजन से ही मिलती हैं। जब चारों तरफ निराशा का माहौल हो, जो लड़ाइयां पिछले 100 साल से लड़ी जा रही हो, पिछले 1000 साल से लड़ी जा रही हो, उन लड़ाइयों को अपने आगे हारता हुआ देखना, ऐसे वक्त में जब इस तरह का आयोजन हो तो मैं उसका उपयोग 2 अर्थों में करूंगा। जिनसे हम लड़ाई हार रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो लड़ाई हार रहे हैं वो समाज कहां गलती कर रहा है। ज्यादा अच्छा भाषण तो ये होगा कि जिनकी हुकूमत है उनकी कमियां गिनाई जाएं, मगर ज्यादा मुश्किल भाषण वो होता है जब अपनी कमियों का विश्लेषण किया जाए, कहां हमसे चूक हो गई। और इसीलिए सामाजिक न्याय फ्रंट ने जो आयोजन रखा है, अभी मेरे बाद और वक्ता भी बोलने वाले हैं, इसलिए नियत समय में
मेरी कोशिश होगी कि मैं इस विषय पर भी अपनी बात कहूं। जाति जनगणना से पहले मैं चाहता हूं कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है। मेरे पहले बनारस से आए साथी ने अपनी बात कही, मेरे ठीक पहले के वक्ता ने जाति जनगणना के बारे में अपनी बात कही, और उसके बाद कई तरह की अपेक्षाएं और जो हमारे सामने खतरे हैं उनसे होने का खतरा नहीं है। प्रकारांतर से मनुस्मृति लागू हो चुकी है, और यह बात हमें नहीं अगर समझ में आ रही है तो यह मनुस्मृति वालों की जीत है। मनुस्मृति लागू होने के दौर में भी जो ताकतें मनुस्मृति को लागू कर रही हैं, चुनाव जीतने के बाद जब तीसरी बार दिल्ली में शपथ लेने गई तो उन्हीं ताकतों के मुखिया ने संविधान पर झुक करके माथा निभाया था। याद है कि नहीं तस्वीर आपको? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो चाय बेचने वाले का बेटा कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया होता। ये वाक्य मेरे नहीं है, ये उन्हीं के हैं। लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि ये कैसा संविधान जो चाय बेचने वाले के बेटे को भी इतनी ताकत दे सकता है कि एक दिन वो भी हुकूमत करे। अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई चाय बेचने वाला, कोई दूध बेचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई कुम्हार, कोई लोहार, कोई बढ़ई, कोई नाई, कोई मोची, उनके बच्चे अगर हुकूमत करने लगेंगे तो फिर मनुस्मृति का राज आएगा कैसे? इसलिए जिस रास्ते वो चला था उसने वो रास्ता ही बंद कर दिया। अब कोई ऐसा वक्त मुझे लगता है कि नहीं आने वाला कि कोई ऐसे 35 साल भीख मांगने वाला भी देश में हुकूमत कर सकता है। यह बहुत विपरीत वक्त आ गया है। बार बार संविधान के नाम पर माथा झुकाया भी जाएगा और ऐसे लोगों से भारत में यात्रा निकलवाई जाएगी जो कहेंगे कि संविधान को बदलना है। और उत्तर प्रदेश वालों, हम और आप बेहतर जानते हैं, दुनिया में ऐसा दूसरा कोई उदाहरण शायद नहीं होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी, उसके नेता चुनाव में कहें कि अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। उनमें से किसी पर कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई जेल में है क्या? कोई पार्टी से बाहर निकाला गया क्या? सब वही हैं। तो बिना आका के परमिशन के उन्होंने ये वाक्य बोला होगा क्या? संविधान बदलना है। आपने भी सुना होगा, 5 लोगों का नाम है और उनमें से मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं इस देश की जनता का, उनमें से कई तो चुनाव हार गए खुद ही। एक तो हमारे अयोध्या के थे। अब नाम लेने जरूरी नहीं, हम तो प्रवृत्तियों पर बात करेंगे क्योंकि व्यक्ति से लड़ाई है ही नहीं हमारी। प्रवृत्तियां अगर जिंदा रहेंगी तो एक व्यक्ति जाएगा, दूसरा आ जाएगा उसकी जगह पर, इसलिए वैचारिक लड़ाई है। लेकिन फिर भी जब यूपी में आता हूं तो मुझे इस बात को सोचकर हैरानी होती है, इतना सब करने के बाद भी वो अयोध्या हार गए। ये उम्मीद थी। बाद में उन्होंने उसी जगह पर कैसे चुनाव भी जीता, ये भी आपके सामने है। कैसे जीता है? जिस वक्त संविधान के नाम पर माथा झुकाया गया, उसी वक्त देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाया गया। देश के सर्वोच्च संस्थाओं में से एक चुनाव आयोग पर इस देश की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां कहती हो कि तुम वोट चुरा रहे हो। उस समय संविधान कितना खतरे में है ये क्या बताने की जरूरत है? सार्वजनिक तौर पर यह आपके सामने है। न्यायालय में कौन लोग बैठे हैं और जाति जनगणना होगी तो यह भी पता चलेगा कि कौन कहां पहुंचा और कौन नहीं पहुंच पाया। ईडी सीबीआई के लिए आंकड़े हैं और अभी हम सब के दौर के सबसे शानदार पत्रकारों में से एक आदरणीय नवीन कुमार जी जब बोलेंगे तो वो इस बात को विस्तार से अपनी बातों में कहेंगे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट और न्यूज लॉन्ड्री ने 2022 में जब सर्वे कराया तो 121 मीडिया के उन संस्थानों में जो देश चलाते हैं, 121 में से शायद एक भी दलित और आदिवासी नहीं है। ओबीसी 1 या 2 कोई अपवाद में होगा। तो मीडिया में कौन, न्यायपालिका में कौन, चुनाव आयोग में कौन, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक पर कौन,
ब्यूरोक्रेसी में कौन, इस देश को पता ही नहीं है। फिर भी आप कहते हो कि हम संविधान से चल रहे हैं। विश्वविद्यालयों का आंकड़ा मेरे पूर्व के वक्ता ने बहुत अच्छा रखा कि 70% विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर एक ही तबके के हैं, वर्चस्वशाली तबके से हैं। मैं आपसे असहमत होते हुए कह रहा हूं कि प्रोफेसर की रैंक पर वो आंकड़ा 70 नहीं 90 से 95% है, जिसमें 10% लोग वहां पर प्रोफेसर और वाइस चांसलर बने पड़े, क्योंकि हमने आरटीआई खुद लगाई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाई थी 2018 में। और जब हमने 2018 में देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आंकड़े निकलवाए आरटीआई से, तो पता चला कि 2018-19 तक इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी प्रोफेसर ओबीसी नहीं है, 0 प्रोफेसर थे। आज अगर वो आंकड़ा निकालेंगे तो 41 प्रोफेसर बन पाए, लगभग 54-55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो हमने आरटीआई निकाल करके जब लगाया तब देखा कि यहां तो प्रोफेसर ही नहीं बन सकते। और पिछली हुकूमत ने, इसी हुकूमत की पिछले टर्म में एक कानून आया था रोस्टर का, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बनने के बजाय, इंस्टीट्यूट वाइज रोस्टर के बजाय डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बना, जिसको कहते हैं 13 पॉइंट रोस्टर। और जब हमने पूरे देश में लड़ाई लड़ी तब वो रुका, तब जाकर के रिजर्वेशन का रास्ता खुला, बचा। और जब हम और आप बात कर रहे हैं तो इस देश में एक नया कानून आ चुका है। इसी बार के संसद सत्र में पास होना था, लेकिन पास होने की बजाय उसे जेपीसी को भेज दिया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। उसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन, यानी उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जा रहा है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिसके नीचे हायर एजुकेशन के विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और तमाम लोगों के लिए रेगुलेट करेगा वो। जिस देश में जब भारत गरीब था तो शिक्षा सस्ती थी, बना था संगठन यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सरकार ग्रांट देती थी कि सस्ती शिक्षा हो तो गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएं। भारत अमीर हुआ, जब गरीब हुआ भारत तो सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नाम मात्र का 4 आना 8 आना भी नहीं फीस हुआ करती रही होगी, और फ्री के स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से पढ़ करके भारत आगे बढ़ा था। और तब भारत गरीब था जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है तो सरकारी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच रहा है। जिस प्रदेश में हम और आप खड़े हैं उस प्रदेश में 2019 से लेकर 2023 तक 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा चुके हैं और 2025 में 27,800 स्कूलों के बंद किए जाने की सूची बनाई गई थी। हजारों बंद कर दिए गए, ये कह करके कि 50 से कम विद्यार्थी जिन स्कूलों में हैं उन स्कूलों को बंद किया जाएगा या दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाएगा। 2020 में जब नई शिक्षा नीति आई थी तो उसी शिक्षा नीति ने यह तय कर दिया था कि पूरी शिक्षा को धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। जैसे बिजनेसमैन के लिए उद्योग होती है, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था एक उद्योग बन जाएगी। और इस सब पर हम लोग दिल्ली में बहुत लड़े। जिस प्रोफेसर की डायरी का जिक्र आपने किया है, किताबों का स्टॉल, तो मैं ऐसे हर कार्यक्रम में कहता हूं, गुजारिश भी करता हूं, 10 लोगों का भी जब कार्यक्रम करिए तो बगल में किताबों का स्टॉल जरूर लगाइए। कोई आपके स्टॉल से पढ़ कर जाए, वहां से किताब खरीद कर जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या लिखा है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में क्या लिखा है, संतराम बीए प्रजापति की भी कोई किताब है क्या, इस समाज को तो अभी वो भी नहीं पता। शिवदयाल सिंह चौरसिया के ऊपर कोई किताब है क्या, कोई चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जो कलवार जाति से आते थे उनके ऊपर कोई किताब है क्या, महामना राम स्वरूप वर्मा ने अपने जीवन में क्या क्या लिखा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने क्या क्या लिखा। जगदेव बाबू ने अपने नाम के आगे से जाति हटा दी थी, जैसे पेरियार ललई सिंह यादव ने अपने नाम के आगे से यादव हटा दिया था। और मैं बोलता हूं तो कई लोग नाराज होकर आते हैं, पुराने लोग, और कहते हैं कि जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा हटा दिए थे आप उनका नाम कुशवाहा क्यों कहते हैं। मैं कहता हूं, मैं जानबूझ के कहता हूं, जैसे पेरियार ललई सिंह यादव कहता हूं कि उस समाज के नई पीढ़ी के लोगों को पता चले कि ये हमारे समाज का है, तो कम से कम उसी बहाने तो अपने समाज के लोगों को किताब पढ़ लो और पढ़ के जानो तो सही कि उन्होंने ये नाम हटाए क्यों थे।
एक किताबों का स्टॉल जरूर हर कार्यक्रम में ऐसे लगाइए। अखबारों में विज्ञापन छपता है साहब, 1200 रुपए का पिज्जा भारी छूट पर 1000 रुपए में मिल रहा है और उसके साथ कोको कोला की बोतल फ्री मिलेगी। दौड़ करके आप जाएंगे उसे खरीदने। 1000 रुपए का पिज्जा 5 आदमी खा सकते हैं, पूरा परिवार साथ में खाता है, महंगा नहीं लगता। वो जो अगले 24 घंटे बाद वो पिज्जा कहीं नहीं होता है। लेकिन 500 रुपए की किताब खरीदनी पड़े तो किताब महंगी लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 500 रुपए की किताब 5000 लोग पढ़ सकते हैं और अगर विचार जाए तो वो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश, मैं इस पूरे मंच का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मंच पर एक भी फूल माला नहीं है। बहुत बधाई आपको। फूल माला पर पैसा क्यों खर्च करना? जितना पैसा बचे उसकी किताबें खरीदिए, किसी की शादी में जाइए, बर्थडे पार्टी में जाइए, किसी के घर मिलने जाइए, कोई गुलदस्ता भेंट मत करिए, उतने ही पैसे की कोई किताब खरीद करके भेंट करिए। देखिए अपने आप विचारों की क्रांति आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं गुजारिश करने वाला हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी जाइए, जो नहीं किताब खरीद सकता है वो मांग के पढ़े, जो किताब खरीदने में सक्षम नहीं है वो सक्षम लोग उनके घर तक किताबें पहुंचाएं। हम जानते हैं कि मोबाइल के आने के बाद पढ़ने का कल्चर कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ लोग आए मिलने, उन्होंने सुबह भी बताया कि साहब जिनसे लड़ाई है आरएसएस से, वो सैकड़ों रुपयों की किताबों को मुफ्त में घर घर पहुंचाते हैं। कभी आपने देखा चौराहे पर जहां गाड़ी खड़ी हो, कुछ किताबें मुफ्त में लेकर के लोग आ जाते हैं, साहब ये किताब ले जाइए, जीवन बदलने वाली किताब है। आपके पास भी पता चला होगा। समझदार को इशारा, नाम काफी नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, मुफ्त में उनकी किताबें जाती। हमारी किताबें तो कोई पढ़ता ही नहीं साहब। खोजिए ना कि संतराम बीए फाउंडेशन ने 3 किताबें, अभी ये सुरेंद्र प्रजापति जी कल बैठे थे तो ये भी उसका जिक्र कर रहे थे। और जब मेरे पास वो किताबें आई और मैंने जाना देखा कि वो इस इतिहास का वो गवाह चैप्टर, पूरे जीवन कितना संघर्ष किया उन्होंने। अभी मैं इसमें वो वक्त खर्च नहीं करूंगा, बाद में और वक्त आए। लेकिन खोजिए साहब, जात पात तोड़क मंडल से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर को बुलाना, भाषण देने के लिए तैयार करवाना, भाषण नहीं हो पाया, 1936 में एलिना शरफ कास्ट किताब आई, वो इतिहास तो हमें पता ही नहीं और नई पीढ़ी को अब बिल्कुल नहीं पता है। किसी मुगालते में हम न रहें। पुराने लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि हम लड़ाई हार रहे हैं। मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा इसलिए हम लड़ाई हार रहे हैं क्योंकि हमने नई पीढ़ी को इस तरह के आयोजनों से दूर कर दिया है। इसी सभागार में औसत उम्र निकाल लीजिए तो 50 साल के ऊपर होगी और हमारा नौजवान कहीं और भटका हुआ है। अचानक कोई आएगा और उससे कहेगा धर्म खतरे में है, वो उस वाली रैली में तुरंत शामिल हो जाएगा, वहां चला जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसकी शिक्षा भी खतरे में थी। ये बात कोई बताया ही नहीं। उसका रोजगार खतरे में था, ये कोई बताया नहीं। इसीलिए हमने प्रोफेसर की डायरी लिखी। नौकरी गई नहीं गई वो कोई बात नहीं। 22 साल टीवी में काम किया है इन्होंने, नवीन जी ने, और जब बोलेंगे तो बताएंगे कि मीडिया में आपने अपने कितना मीडिया हाउस खड़ा किया। आप नहीं खड़ा किए तो जो खड़ा हुआ है वो पहले कराची कब्जा करता है, फिर इस्लामाबाद कब्जा कर लेता है और माफी भी नहीं मांगता। एक सिनेमा के हीरो बेचारे हॉस्पिटल गए और मीडिया वाले ने कह दिया कि मर गए, बहुत बड़े नेता थे, अभिनेता थे, चैनल पे पूरा शो चल दिया। माफी मांगी उस चैनल ने कि भाई वो जिंदा हैं, उनके बारे में कह दिया कि मर गए। तो मीडिया हमने ऐसा बनाया, हमारे लोगों को कौन देखता है? यूट्यूब चैनल भी नहीं हमारे खड़े हो पाते। हमारे स्कूल विश्वविद्यालय कहां हैं? हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो स्थितियां हैं, इसी के लिए मैंने प्रोफेसर की डायरी लिखी थी। और मैं जानता था ये बात, जो काम जिस रास्ते हम चल रहे हैं उस रास्ते परमानेंट नौकरी नहीं होने वाली। हमें पता था नौकरी करने का मतलब है गुलामी करना। उस समय तक जब हुकूमत में नागपुर के आरएसएस को पता चल गया था, इसकी आवाज सही करो, सामाजिक न्याय के कार्यक्रम में आप समझ जाते हैं कि कार्यक्रम कैसे होता है, और उनके कार्यक्रम में देखिएगा साउंड सिस्टम कैसा होता है, क्योंकि हम अपने कार्यक्रमों को मदद भी कहां करते हैं। तो इसलिए बहुत विपरीत परिस्थितियों में कार्यक्रम हो पाते हैं। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में पास की गई कोविड में,
कोविड में पास हुई थी, ये जान के आपको आश्चर्य होगा। और जिस समय दुनिया कोविड से लड़ रही थी, उस समय हमारे देश में 3 कानून संसद से पास हुए थे। कृषक सुधार कानून, श्रमिक सुधार कानून और नई शिक्षा नीति 2020। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, और मैंने ये बात अपनी किताब में लिखी, संसद में बहस हुए बिना इस देश की शिक्षा नीति पास हो गई और लागू कर दी गई। और उस शिक्षा नीति में साफ लिखा हुआ था कि देश में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं और 2020 में यह नियम बना कि 2040 तक उन सरकारी डिग्री कॉलेजों को कम करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी से 15,000 डिग्री कॉलेज पर ले आना है। ये कौन बताएगा आपको? हमें बताना था, क्योंकि हम विश्वविद्यालय में थे, हमारे सामने दिख रहा था कि ये विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है। तो मैं नौकरी बचाता तो ये कहानी कोई बताने वाला नहीं होता। और जो आज भी प्रोफेसर हैं, अंदर हैं, वो भी अब उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी और जोखिम उठा के लिखी। नई शिक्षा नीति कहती है कि हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी बनाई गई है और यूजीसी को खत्म किया गया है, यानी अब सरकार ग्रांट नहीं देगी। 2014 का एजुकेशन बजट टोटल जीडीपी का 5.6% हुआ करता था। 2025 में जब फरवरी में बजट पेश हुआ तो जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 2.6% एजुकेशन बजट बना दिया गया। 10 साल में एजुकेशन बजट घटाकर आधा कर दिया गया। इसीलिए क्योंकि विश्वविद्यालयों को कह दिया गया है कि अपना पैसा आप खुद जनरेट करिए, आप खुद से पैसा जनरेट करिए। तो विश्वविद्यालय या स्कूल कहां से पैसा जनरेट करेगा? खर्चा कम करेगा, आमदनी बढ़ाएगा। खर्चा कम करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों को टेम्परेरी पर नौकरी रखेगा। मेरे विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो सीनियर प्रोफेसर है उसकी सैलरी आज की तारीख में 2.5 लाख रुपए है। खोजना इस देश के SC ST OBC, तुम्हारे कितने प्रोफेसर 2.5 लाख सैलरी पाकर वहां बैठे हैं? और जो बैठे होंगे उनमें से 90% क्या कर रहे होंगे ये कहने की जरूरत नहीं। कोई पे बैक टू सोसाइटी नहीं है। उनमें 10% होंगे अच्छे लोग होंगे। आपके लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पाए। उनको पेंशन मिलती थी, पेंशन खत्म हो गई। आपके हाथ से शिक्षा पूरी तरह छीन ली गई। और एंट्री लेवल पर 1.25 लाख रुपए प्रोफेसर की सैलरी है और गेस्ट पर उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 25,000 रुपए पर पढ़ा रहे हैं। तो एक प्रोफेसर जितने में रखा जाता उसमें 6 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। तो बताओ सरकार ये काम करेगी कि नहीं करेगी? तो आपके बच्चे परमानेंट प्रोफेसर बनेंगे ही नहीं। ये सारे किस्से हमने उसमें लिखे। और जब ये पॉलिसी बन रही थी दिल्ली की सड़कों पर हम नारे लगा रहे थे कि इस देश को किसी और चीज के लिए मत उलझाओ। इस देश में अगर सबसे बड़ा आंदोलन किसी चीज का करना है तो शिक्षा बचाने का आंदोलन करना चाहिए। ये कलम और किताब बेची जा रही है और इसको बचाने के लिए हमको सड़क पर आना चाहिए। और मैंने अपनी किताब में यह वाक्य लिखा है कि आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद सरकारी स्कूल नाम की जब कोई चीज नहीं बचेगी, सरकारी विश्वविद्यालय नहीं बचेंगे, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट विश्वविद्यालयों का अंबार खड़ा होगा। गरीबों के बच्चे बाहर मजदूर बनेंगे, अमीरों के मुट्ठी भर बच्चे विद्यालय में पढ़ेंगे और विदेश जाएंगे। उस समय जब आने वाली पीढ़ी 50 साल बाद खोजेगी कि जब ये बर्बादी हो रही थी तब कोई बोला कि नहीं बोला, कम से कम प्रोफेसर की डायरी उन्हें बताएगी कि हां कोई नौकरी कुर्बान करके भी कह रहा था कि तुम्हारी शिक्षा बेची जा रही है। इसलिए मैंने ये काम किया है। और मैं जानता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी जाने के बाद सब लोग तारीफ बहुत करते हैं। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। इमदाद का अर्थ होता है मदद करना। तो जो साहिल पर खड़े होकर तमाशा देखते हैं वो अफसोस तो करते हैं कि बेचारा डूब रहा है, बड़ी कुर्बानी दी, बेचारे ने नौकरी छोड़ दी। लेकिन उसके बाद क्या समाज उनकी हिम्मत बन पाया? कि जिन पत्रकारों को, हमारे एक मित्र हैं सुमित चौहान, नवीन जी हैं, और मैंने कई बार जगह वो बात कही है, नवीन जी बोलते, मैं पहले ही प्रसंगवश बोल दे रहा हूं। इन्होंने कई जगह ये सवाल पूछा कि बाबा साहब अंबेडकर 5 अखबार निकालते थे। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, संतराम BA और उसके बाद मामना राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव सब अखबार निकालते थे। सस्ता प्रेस तो ललई सिंह जी ने अपने यहां खोला था, जमीन बेच करके प्रेस खोला था कि किताबें छपेंगी तो मेरा समाज जागरूक होगा। कहां है वो सारी अखबार, वो प्रेस, वो चीजें? खत्म हो गई साहब, बचाया ही नहीं कोई। इसलिए लड़ाई कितनी, मैं एक बात बहुत
ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम वो लड़ाई हार चुके हैं। हम हार चुके हैं। हम स्कूल नहीं बंद होने से बचा पाए। और ये वही प्रदेश है जिसमें जब सरकारी स्कूल बंद हो रहा था तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब कहे कि स्कूल बंद नहीं होगा, हम इसके सामने पीडीए पाठशाला चलाएंगे, इसी हुकूमत ने पढ़ाने वाले लोगों पर मुकदमा किया और उन्हें जेल में डाला है। हमारा समाज नहीं खड़ा हो पाया उनके साथ। जो लड़ेगा वो अगर मुकदमा खाएगा। ये हमारे गंगवार जी बैठे हुए हैं। मैं तो आज सार्वजनिक मंच पर आपको बधाई देता हूं कि आपने कितना क्रांतिकारी काम किया था। और उस समय भी हमने आपके ऊपर वीडियो बनाई थी, कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान के दीप जलाना। आप सोचिए कितना कितना शानदार है वो। टीवी पर डिबेट हुई, ये शिक्षक धर्म के विरोध में बोल रहा है और ये खराब काम कर रहा है। मैं सोच के हैरान था और मैंने ये बात अपनी वीडियो में बताई जब इनके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। कभी आपने दुनिया में कोई ऐसा देश देखा है 2025 में जिसका एक शिक्षक कह रहा है कि ज्ञान के दीप जलाना, और इस बात को कहने के ऊपर उसको मुकदमा हो जाए? ज्ञान के दीप जलाने की बात कहने पर उसके ऊपर मुकदमा हो गया। आज इस देश के प्रोफेसर जेलों में हैं। उमर खालिद नाम का एक शोधार्थी 5 साल से जेल में है। हम नहीं बचा पाए, हमें पता ही नहीं। इसलिए शिक्षा की बात मैं हर मंच से करना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, बेड़ियां वो अपने आप तोड़ लेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गुलामी की बेड़ी कौन पहचान कराता, वो शिक्षा थी। और शिक्षा केवल डिग्री से नहीं होती, वरना डिग्रियां फर्जी भी निकल जाती हैं। समझदार को इशारा काफी। हम तो ऐसे नायकों को जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पास दर्जनों डिग्री थी और एक भी फर्जी नहीं थी, ओरिजिनल डिग्री थी। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि कौन चौथी पास है और कौन। लेकिन ऐसे वक्त में हम लोग जब यहां खड़े हैं तो हम अपने दम पर पढ़कर लड़कर यहां तक पहुंचे। और मैं तो कहता हूं, मैं ओबीसी समाज, पूर्वांचल, किसान परिवार, गाय भैंस चराने वाले लोग, हमारे परिवार ने हमें पढ़ाया, इस भ्रम में हम थे और सही भी है। बहुत कुर्बानी देकर के कोई अपने बच्चों को पढ़ा पाया। लेकिन बाद में हमने जब अपने विचार को जाना तो ये कबूल किया कि अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन ना होता तो हम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। ये रास्ता उन लोगों ने बनाया है। और ठीक बात है कि मंडल कमीशन में भी कुछ कमियां रह गई, एकदम मैं सहमत हूं इस बात से। और वहां पर तो एक सुझाव भी एक सदस्य ने दिया था कि इनको बांट करके कई भागों में तब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। और आज उसका नुकसान उठ रहा है कि अति पिछड़े समाज में जितनी ये चेतना पहुंचनी चाहिए थी अभी तक नहीं पहुंची है। कितने लोग चौरसिया समाज के, पाल समाज के, निषाद समाज के, राजभर, कुर्मी, कोयरी तो आ गए, अहिर आ गए, लेकिन वो जो अति पिछड़े समाज की इतनी जातियां थी उनमें कितने लोग इंटर पास करते हैं, बीए करते हैं, कितने प्रोफेसर बन पाए, कितने जज और ब्यूरोक्रेट बन पाए, देश को पता ही नहीं। ये हमारी चूक हुई। लेकिन उस समय की एक मंशा थी कि बंटेगा तो फिर एकजुटता नहीं बन पाएगी। 1990 का वो दौर याद आता है। मैं एक किताब लेकर आया हूं और मैं आखिरी के 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि और वक्त है। एक किताब है, बिहार के ऊपर लिखी गई है और मैं इसीलिए कह रहा हूं किताबें जरूर खरीदिए, मंगा कर पढ़िए, उधार लेकर खरीदिए किताबें और किताबों से गिफ्ट देने का कल्चर बनाइए। इस किताब ने मुझे, मैं इस समय जाति जनगणना पर मेरे पास एक किताब है पुरानी, और आज आप गूगल करके देखिए, इस किताब के पहले और इस किताब के बाद शायद कोई और किताब नहीं आई है। छोटी छोटी कुछ किताबें मिली हैं, जैसे बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो एक किताब बिहार के जाति जनगणना पर भी है। 1-2 किताबें और हैं जो केवल तथ्यों का संकलन है, वो उस तरह से नहीं लिखी गई है कि सामान्य आदमी भी पढ़ ले और समझ ले। 2011 में एक किताब आई। देश के 50% से ज्यादा ओबीसी, और ओबीसी आज इसी बात में उलझ गए कि तुमने हमारा खा लिया कि हमने तुम्हारा खा लिया, और सबका कोई और खा रहा है, उन्हें पता ही नहीं। लेकिन एक बात यह भी मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा, इसमें जिम्मेदारी ज्यादा उन जातियों की है जिनको फायदा मंडल कमीशन से ज्यादा मिला था। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात स्वीकार करके कह रहा हूं, जिन जातियों को मंडल कमीशन से ज्यादा लाभ मिला, नारा लगा था इसी देश में, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम उस नारे को बार बार बदल के कहना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और उसकी उतनी जिम्मेदारी। इसलिए जिम्मेदारी भी हमें निभानी पड़ेगी।
भाई ये बात तो समझनी होगी ना, 3 जातियों का संगठन, इसलिए जाति जनगणना पर अगली किताब आने वाली है और अगली बार जब आपके बीच में आऊंगा तो मैं कहूंगा कि उस किताब को भी खोज कर पढ़िए और भी लोग जो लिख सकते हैं उनको किताब लिखने के लिए प्रेरित करिए। किताबें हैं ही नहीं, इसीलिए तो नई पीढ़ी को कोई 26-27 साल का प्रधानमंत्री का छोटा भाई आके कहता है पर्ची बना करके हनुमान जी को और किसको फोन लगाता है, वो देखा आपने, हेलो रावण, ऐसा करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री का छोटा भाई है और वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहा है, पुलिस उसका साथ देती है। और एक बार जरा संविधान दिवस मनाने के लिए यात्रा निकाल लीजिए बरेली में, आयोजकों को 20 बार फोन आएगा कि ये क्या कर रहे हैं आप, और जो आयोजक हैं वो जानते होंगे कि इस तरह कार्यक्रमों में कितनी मुश्किल होती है। मैं जब ये किताब से गुजर रहा था और जाति जनगणना वाली किताब के लिए खोज रहा था तथ्य, तो इसमें एक बात है जो बरेली में पहली बार आया, तो मैं इसको कहना भी चाहूंगा कि 1890-94 से 1925 तक अगर 1901, 1911 और 1931 में जाति जनगणना न हुई होती तो पिछड़ी दलित जातियों के संगठन ही नहीं बन पाए होते। यादव महासभा, गोप महासभा 1880 से, ये सब इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो जातियों के संगठन की पूरी सूची बनी हुई है। तो जब जाति जनगणना से आंकड़े आए तब उन जातियों ने अपने को गोलबंद किया। कुर्मी महासभा बनी, कोयरी महासभा बनी, यादव महासभा बनी, सारी महासभाएं लगभग उसी दौर में पूरे देश में बनती जा रही थी। और यह किताब हमें बताती है कि जब वो महासभा बनी तो एक सवाल कर रही थी, हमारे पास जमीन कितनी, जमीन की बात आप हमारे पूर्व के वक्ता ने कही, चले गए लग रहा है, हाँ, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जमीन का अगर आंकड़ा नहीं आएगा तो बंटे हिस्सेदारी का सवाल मजबूत कैसे होगा। इन्होंने इस आंकड़े में बताया कि जब 1901 का जनगणना हुई तो उस जनगणना से पता चला कि इतने बड़े गांवों के इलाके में इतने परसेंट तो जो लोग हैं 3%, 6%, 7%, और जमीन उनके पास 70%, 80%, 90%। उनके घर पे काम कौन कर रहा है, मजदूरी कौन कर रहा है? तो 3 जातियों को मैं नाम ले रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अहिर, कुर्मी, कोयरी। इस इतिहास को मैं यहां बता रहा हूं, आगे वाली किताब में भी लिखूंगा। इन तीनों जातियों में एक चेतना आई कि हम अपने समाज को जागरूक करेंगे, तो जनेऊ पहनने के लिए उन्होंने कहा कि हम जनेऊ पहनेंगे। भाई हम उनसे छोटे किस बात के लिए? और तीनों सभाओं ने अपने नाम में छत्री जोड़ा था, छत्री जोड़ा था। कुर्मी छत्री महासभा, कोयरी छत्री महासभा, और यादवों में भी छत्री, वो तो कहते ही हैं कि हम तो उन्हीं के वंशज हैं। बाद में उत्तर प्रदेश वालों को तब समझ में आया और बहुत बड़े बड़े लोगों को तब समझ में आया, अगर आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब भी अचानक कोई आएगा और आपका घर गंगा जल से धुलवा कर बताएगा कि तुम क्या। अगर आप मंदिर जाओगे तो भी धुलवा करके बताएगा कि तुम उनकी नजर में क्या हो। तब जाकर के उनको समझ में आया, और ये बात बोली है इस किताब में, लिखा कि जैसे ही जनेऊ पहनने के लिए आंदोलन हुआ 1911 मुरहो में, और रास बिहारी मंडल बीपी मंडल के पिता थे, उन्होंने यादवों को बुलाकर कहा कि यार तुम किससे कम हो, जनेऊ पहनेंगे हम लोग। 4-5 तरफ से घेर करके हजारों की भीड़ आई और आकर के हमला करके बताई कि जनेऊ पहनने का अधिकार तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जनेऊ पहन सकते हो। और 80 लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस किताब में है कि मारे गए थे केवल इस गुनाह में कि उन्होंने जनेऊ पहन लिया था। उसके बाद 1912 में कोयरी महासभा का सम्मेलन मिर्जापुर के चुनार में होता है, मार्च 1912 में। और कोयरी महासभा भी कहती है कि ये हम खेत में काम करने वाले किसान लोग, मेहनतकश लोग, हम जनेऊ क्यों नहीं पहनेंगे। और जब उन्होंने जनेऊ, और उसके बाद कुर्मी महासभा 1908 के बाद से अपने हर सम्मेलन में शपथ दिलवाती थी, और ये सारी महासभाएं शपथ दिलवाती थी कि हम ये मरने के बाद ये संस्कार होता है इसमें नहीं जाएंगे, हम जो है इसमें अपने पुजारी और अपने पुरोहित बनाएंगे, हम उनके खेत में गुलामी और बेगारी करने नहीं जाएंगे, और हम किसी से कम नहीं है, हम भी जनेऊ पहनेंगे और पहनाएंगे। सबके ऊपर हमला हुआ था, मारे गए थे लोग, पुराने लोग जो इतिहास जानते हैं, रमाकांत ठाकुर जी बैठे हुए हैं और इन्होंने बहुत शानदार अध्ययन इस पर किया हुआ है। 100 साल बाद जब मैं सोचता हूं तो कहता हूं क्या बदला। आज वही तीनों जातियां, उन्होंने भी कुछ तो गलतियां की। 1933 में एक संगठन बना त्रिवेणी संघ, एक अहिर, एक कुर्मी, एक कोयरी, तीनों ने मिलकर के कहा कि हम सब
त्रिवेणी संघ बनाएंगे। और त्रिवेणी संघ का नारा क्या था? जिसमें समता, त्रिवेणी संघ और फिर आज बाद में अर्जक संघ, महामना राम स्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। ये नारे बने थे उस समय, हम काम भी करें और अपमान भी सहें। और उस सारी लड़ाई को आगे बढ़ा करके अर्जक संघ वहां संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो बाद में जगदेव बाबू के नेतृत्व में नारा आगे बढ़ा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ये 1960-70 का इतिहास बता रहा हूं और आपने उसको अपने पर्चे में भी लिखा है इस नारे को। अब मैं वर्तमान के कुछ सवाल करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आज जाति जनगणना नहीं हो पा रही है। सरकार ने कहा है कि हम कराएंगे। जब जाति जनगणना बिहार में हुई, बिहार में जब जाति जनगणना हुई तो देश के जिल्ले इलाही वजीर आजम, उन्होंने कहा कि मेरी नजर में कोई जाति होती ही नहीं, एक जात होती है गरीब और एक जात होती है अमीर। 2024 में भाषण है उनका कि कोई जात होती ही नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाषण है, जात की बात करने वाले हिंदुओं को बांटते हैं। बिहार, महाराष्ट्र में देश के परिवहन मंत्री हैं, उनका भाषण है, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के। उनके नेताओं के भाषण है। और सब कहते थे जाति जनगणना से समाज टूट जाएगा, बंट जाएगा, बिखर जाएगा, जातिवाद फैल जाएगा। अचानक पुलवामा में हमला, पहलगाम में, देश इंतजार कर रहा है कि देश के ऊपर खतरा, और कैबिनेट की बैठक से आ रहा है प्रस्ताव कि अगली बार हम जाति जनगणना कराएंगे। देश को समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। जो कह रहा था कि जात होती ही नहीं, वो जाति जनगणना कराने जा रहा है, क्योंकि बिहार का चुनाव आ रहा था और उसका परिणाम वहां दिख गया। बाकी चुनाव में SIR ने क्या भूमिका निभाई, वो क्या निभाई, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। समझना मेरे बहुजन समाज के लोगों, 90% लोगों, दरअसल हम 90% कहीं होते ही नहीं। सबसे पहले हम अपनी जाति के होते हैं। जाति में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुए तो उससे बगल वाली बड़ी वाली जाति के होते हैं, थोड़ा और दाएं बाएं हुए तो उससे बगल चले जाते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि कब आपने किसी दलित को कह दिया, ए तुम उधर बैठो, तुम यहां कहां बैठ गए। 100 साल में यही चूक हो गई हमसे। हमें पता ही नहीं चला कि कौन हमारा मित्र था, कौन हमारा भाई था, और कहां हमसे गलती हो गई। हम राजनीति तो करना चाहते हैं, लेकिन जब गाड़ी से उतरते हैं तो अपनी जाति के 5 में से 4 लोगों को लेके घूमते हैं, और बाहर आकर कहते हैं कि सामाजिक न्याय कैसे होगा, क्योंकि हमने नहीं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस मंच को, देखिए ना कितना गुलदस्ता बनाया है, और यही 90% का गुलदस्ता अगर नहीं बनेगा तो हम मनुवाद से कोई लड़ाई लड़के आगे नहीं बढ़ने वाले। जाति जनगणना क्या करेगी? जाति जनगणना किसी अति पिछड़े के खिलाफ कोई टूल नहीं बनने वाली है। जो ये बोल रहा है वो आपको भटका रहा है। कैसे? कि जाति जनगणना में ऑलरेडी आंकड़े आएंगे। बिहार में जाति जनगणना हुई तो जमीन के आंकड़े और आर्थिक आंकड़े आने थे, गठबंधन टूट गया तो क्या होगा, क्योंकि दूसरा खेमा तो पहले से ही तैयार बैठा है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, और मुझे पता चले कि मेरे अति पिछड़े समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास भी कितनी जमीन, कितनी नौकरी और कितना है। उस आखिरी अति पिछड़े समाज के पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय मिलने का अगर कोई रास्ता है तो वो जाति जनगणना ही देगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। झगड़ा अगर लकड़ी का लकड़ी से हो तो कुल्हाड़ी को वोट नहीं दिया जाता। यह बात हमें गांव-गांव समझाने की जरूरत है। और कुल्हाड़ियों ने जंगल में लकड़ियों को काटने के वक्त भी लकड़ियों को यह समझाया कि तुम हमारा साथ दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में की बेंट में जो लकड़ी लगी है वो भी तो तुम्हारी जाति की है। इसलिए जब भी चुनाव यूपी बिहार में आएगा तो वो कुल्हाड़ियों की तरफ से भी लकड़ी का बेंट आपकी जाति का उछाला जाएगा। लेखपाल भर्ती हुई, 27% आरक्षण, 18% मिला। कौन बोला? समाज में कोई आंदोलन आया? इसलिए बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी एकजुटता बनानी होगी, और हमें अपनी कुछ कमियों को स्वीकार करना होगा। जाति जनगणना केवल पिछड़ों की गिनती नहीं, जाति जनगणना में हर एक व्यक्ति की गिनती होनी चाहिए। जाति जनगणना अगर 1901, 1911 और 1931 में नहीं हुई होती तो जातियों की गोलबंदी कभी हो ही नहीं पाती।
और जातियों की गोलबंदी नहीं होती तो उनको हिस्सेदारी नहीं होती। वक्त बहुत ज्यादा लेना उचित नहीं है। इसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है, जब त्रिवेणी संघ बना था तो चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट में बताया कि 1937 के पहले बिहार में अगर विधानसभा में 100 लोग चुने जाते तो 99 लोग 10% आबादी के हुआ करते थे। 10%, 99%। और उसके बाद 1937 के बाद जब 31 की जनगणना के आधार पर त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ बना, समाज में आंदोलन मजबूत हुआ, तो 1945 तक जाते आते पार्षद वाले चुनावों में 50% तक हिस्सेदारी SC, ST और OBC की बढ़ गई थी। अगर आंकड़े नहीं होंगे तो हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं होगी। इसलिए जाति जनगणना दरअसल एक बड़ी लड़ाई के लिए एक्सरे है बस। जाति जनगणना से कुछ नहीं बदलने वाला। जाति जनगणना से केवल आंकड़े मिलेंगे। आप बीमार होते हो, पहले जाते हो, भी बहुत सारे डॉक्टर साहब लोगों का पोस्टर बैनर बगल में लगा हुआ है, अपने समझ के लोग जुड़े हुए हैं। एक्सरे होगा तो पहचान में आएगा कि माथा में दर्द है, कि किडनी फेल है, कि क्या क्या दिक्कत हुई है। अगर एक्सरे नहीं होगा तो इलाज किस बात का होगा? इसलिए हम ये चाहते हैं कि जाति जनगणना के बिना अति पिछड़े समाज का भला करने के लिए कोई दूसरी पॉलिसी हो तो बताई जाए, और अगर नहीं है तो सब लोग सजग होकर के गांव गांव जाति जनगणना के लिए जागरूकता पैदा करें। हर व्यक्ति उसको जोड़े। 2011 में जब जाति जनगणना हुई तो जो 3743 जातियां मंडल कमीशन में लिखी थी उसको कई लाख में गिन दिया गया और कहा गया कि कई लाख जातियां हैं, क्योंकि जातियों और उपजातियों का फर्क मिटा दिया गया, आंकड़े में हेरफेर कर दिया गया और कहा गया इससे कोई डाटा का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि देश के 45 विश्वविद्यालयों में कितने SC, ST, OBC के वाइस चांसलर बैठे हैं। देश में ब्यूरोक्रेसी में 90 लोग अगर हैं देश चलाने वाले तो केवल 3 OBC हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में ये सवाल अति पिछड़े समाज और पिछड़े समाज के लोग पूछें कि 2012 तक उत्तर प्रदेश में 86 में 56 SDM, 15 में कहां बने थे यादव। आज तक 8 साल सरकार रही है वर्तमान की, आज तक उन्होंने एक बार आंकड़े दिखाया क्या कि यादवों ने कितना % सीटें 86 में 56 SDM यादव हुए क्या? लेकिन आज भी गांव में चले जाइए तो लोग बोलेंगे कि उस समय तो सब यादव ही ले लेते थे। तो यादवों ने गलती भी की कि उसका जवाब नहीं दिया समय पर, और दूसरे लोगों ने भरोसा कर लिया। भरोसा क्यों ना करें? अगर खाई होगी समाज में तो कोई भी झूठ बोल करके आपको खाई पाटना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हमें अब नाक छोटी और दिल बड़ा करना होगा। हमें नाक छोटी करनी होगी। हमने अपनी अपनी चीजों में अपने को लगा कि हमारा जाति संगठन तो मजबूत है और जो कमजोर वाला है वो अपने पहले बचाए, तो भाई नंबर तो सबका आएगा। आज आप नाराज होते हो कि ये तमाम जातियां बीजेपी को वोट दे रही, क्यों नहीं देंगी साहब? जब उनके समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वो क्यों नहीं वोट देंगी? जिम्मेदारी हमारी ये थी, त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, उसके बाद फिर मंडल आंदोलन और उसके बाद तमाम कमीशन की रिपोर्ट, वो कहती है कि सबको बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए सबको आंकड़ों के साथ उनको न्याय दीजिए। और 2024 के चुनाव में चुनावी रूप से थोड़ा सा प्रयोग हुआ PDA का, और यहीं से बैसाखी मिल गई केंद्र में। अगर 43 सीटें यहां ना हारे होते तो आज क्या होता देश में, ये आप जान रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने वही करना है जो कर रहे हैं। इसलिए अब मैं बात अपनी खत्म करके ये कह रहा हूं कि जाति जनगणना पर अगले 1-1.5 महीने में व्यवस्थित तौर पर लिख के बताऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे उस इतिहास का वर्तमान में संदर्भ जुड़ता है। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई जो गांव गांव चौटी चौराहे पर लड़ी जानी थी, नवीन जी ने एक बहुत शानदार बात कही कि इस तरह के कार्यक्रम तो बरेली के चौराहे पर होने चाहिए। चौराहे पर हो, जनता सुने, हम जनता में आत्मविश्वास भरें कि चलो कोई गलती हमसे हुई होगी तो आओ बैठो, हमसे हमारी गलती बताओ, हम उसको सुधार करेंगे। हमारे से कोई चूक हुई होगी तो उसके लिए माफी मांगो। लेकिन अपने 90% समाज और जो लोग भी संविधान को मानते हैं उन सबको एक करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, वरना सारे मारे जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। इसलिए मैं ये निवेदन करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और मैं ये गुजारिश करके जा रहा हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में ये क्या नाम था, हरिओम वाल्मीकि नाम था ना, रायबरेली में जिसको मारा गया, हरिओम वाल्मीकि, बारी बारी नंबर आएगा। बस मध्य प्रदेश में पहले मुंह पर पेशाब किया और बाद में पीट पीट करके कैसे कैसे मारा है कौन। और मध्य प्रदेश, एक और आखिरी में 2-4 मिनट आयोजकों से गुस्ताखी करके ले रहा हूं। मोहन यादव नाम के एक मुख्यमंत्री हैं,
देखिए, कुछ बात समझाने के लिए कहना पड़ता है। बढ़िया उसी बीजेपी और आरएसएस के विचार वाले हैं, उन्हीं के हैं, सब कुछ उन्हीं की तरफ मानते हैं, सब कुछ उन्हीं का है। एक गलती की, पता है क्या? मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया था, और पूरी सोशल मीडिया पर उन्हीं के लोगों ने, ये शूद्र अगर है तो यही करेगा, इसको हटाओ। तब भी अगर आंख न खुले तो भाई मैं नहीं कुछ समझा सकता कि कौन आपका है और कौन नहीं। मोहन यादव को गरियाने वाला एक भी SC ST OBC हो तो बताओ। और वहीं छतरपुर में एक तो बैठा है, वो कहता है पर्ची बनाने वाला। रिजर्वेशन रहेगा तो भारत बर्बाद हो जाएगा। रिजर्वेशन विश्वविद्यालयों में 2010 के बाद आया। प्रोफेसर की डायरी आप बताइए, पढ़िएगा। जब SC ST OBC पहली बार विश्वविद्यालयों में पहुंचना शुरू हुए, 300 विश्वविद्यालयों में, अभी QR एजेंसी है दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी, उसने एक सूची जारी की है। पहला विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसने 328वीं रैंक हासिल की है, 328। 2-4 IIT और IIM ऊपर से हैं, लेकिन विश्वविद्यालय 300 में एक भी नहीं है। और विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय क्या एक प्रिंसिपल कह रही थी अगर AC काम ना करे तो इस पर गोबर लीप देने पर कमरा ठंडा रहता है और AC का काम चल जाता है। सोचो अगर ये बात कोई SC ST OBC बोला होता तो उसके ऊपर तुम क्या करते? गोबर खाने से बीमारी ठीक होती है, गोबर लीपने से कोरोना नहीं होता है, गोबर पोत देने से AC का काम नहीं होता। हम तो कह रहे हैं कि गोबर जिसको खाना है मन भर खाए, और जरूरत पड़े तो ये किसान कमेरा लोग और गोबर की सप्लाई कर देंगे, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन 90% कमेरा लोगों के बच्चों को अगर आप गोबर खिलाना चाहते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, और हम कहेंगे अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छी चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। आपने पूरी पीढ़ी को पाखंड और अंधविश्वास में झोंक दिया। संसद में खड़े होकर एक सांसद भाजपा का बोल रहा है गाय दूध न दे रही हो तो बोलो जय राम जय राम जय जय राम। क्या बोला ना अभी? मैंने तो नहीं बोला, ये तो उनका सांसद बोल रहा है। हर बिगड़ा काम उस नारे से हो जाएगा। उन सारे सांसदों के बच्चे विदेश में अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई। हमने प्रोफेसर की डायरी में आखिरी में लिखा है ये बात कि जब ये बिक के गुलाम हो जाएंगे तब कहां जाओगे आप अपने बच्चों को शिक्षा देने? और एक अनपढ़ों की भीड़ तैयार होगी, मनरेगा भी खत्म, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। बढ़िया घंटा बजाओ और घंटा लेके घर में भैंस चोर, गांव में आखिरी में कह के जा रहा हूं, भैंस चोर जब चुराने आते थे गांव में तो रात के अंधेरे में, अमावस वाली रात में चुराते थे, तो अमूमन किसान लोग भैंस के गली में घंटी टांगे रहते थे। तो वो पहले भैंस की घंटी निकालते थे और एक चोर अंधेरे में उस घंटी को लेकर पूरब भागता था, तो भैंस लेकर के बाकी चोर पश्चिम की तरफ भागते थे। अगर नींद खुलेगी तो किधर जाओगे? जिधर से आवाज आ रही है। और दौड़ते दौड़ते पूरा गांव दौड़ गया, चोर 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 चोर। और वो चोर जहां घंटी फेंका वहां गांव पहुंचा तो क्या मिला? और भैंस को चुराकर इस देश में धर्म की आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में और तमाम तरह के स्वदेशी की आड़ में आपके शिक्षा की, आपके रोजगार की, आपके संविधान की भैंस को चुरा रहे हैं जो लोग, वही आपको भटकाने के लिए किसी और तरफ घंटी बजा रहे हैं। मत जाना उसमें, उस पाखंड और अंधविश्वास से बचना आप, और शिक्षा को बचाना। और आखिरी में निवेदन, जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर मेरी गुजारिश है, चुनाव पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल ढंग से लड़ेंगी। अगर अच्छे से लड़ेंगी तो जीतेंगी, नहीं अच्छे से लड़ पाई तो हारेंगी। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद बिहार का उदाहरण हमारे सामने है। जिस पार्टी को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था वो 200 सीट ले आई है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अच्छे दिन इससे ज्यादा चाहिए क्या? जो उनकी रैली में भीड़ नहीं आ रही है और सीट कितना जीत रही है, उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई और आपकी लड़ाई लड़ने आएगा? साहब, मैं निवेदन करके जा रहा हूं, पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल ढंग से पॉलिटिकल पार्टियां लड़ेंगी। समाज अगर मुर्दा हो गया तो कोई लड़ाई पॉलिटिकल भी जीती नहीं जा सकती। इसलिए असली लड़ाई समाज को लड़नी है, हमको और आपको लड़नी है। इसलिए गुजारिश, गांव गांव में छोटी छोटी टोली बनाइए और एक टोली में हर दिन तय कर लीजिए कि साप्ताहिक बैठकें करेंगे। तमाम पीडीए समाज के जितने लोग हैं, अलग अलग जातियों के घर जाइए। अगर कोई गरीब है तो अपने साथ गुड़ और पानी लेकर जाइए और सब एक थाली में एक साथ बैठकर खाइए, ताकि जाति के नाम पर जो हमें बांटा गया वो जातियां टूटे और जमात में तब्दील हो, तब जाकर के हम एकजुट होकर के कोई काम कर पाए। आप अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं ऐसे ही बनाइए और एक जात बिरादरी के 4 लोग मत बिठाइए, अलग अलग समुदाय के लोगों को भरोसा जीतिए और उनको कहिए कि हम और आप एक हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें उसे माफ करने का समय।
लेकिन बड़ी लड़ाई लड़ना है। अगर हम ये लड़ाई 27 में हार गए तो सामाजिक कार्यक्रम करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों की न परमिशन मिलेगी, न ऐसे कार्यक्रम आप कर पाएंगे। बाहर 4 पुलिस खड़ी होगी और पुलिस बताएगी कि तुम ये बोल सकते हो और ये नहीं बोल सकते। आधा दर्जन मुकदमे मेरे ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आज तक वो इंतजार करने के लिए रखे। और हमने इसीलिए अपनी किताब में ये बात लिखी है कि हम जो बोल रहे हैं तथ्य तर्क से बोल रहे हैं, लेकिन हमने कुछ गलतियां की। हम अति पिछड़े समाज के बीच जाएं, बैठें, उनको मंच दें, उनको सम्मान दें, एहसान में नहीं। अभी सरकार बदलने लगे तो कुछ लोगों को गुमान हो जाता है, चौराहे पर लेके हमारी सरकार आने दो बताते हैं। लो तुम्हारी आई ही नहीं, अब क्या बताओगे भाई? बताने वाली जातियों के ओबीसी लोग थे और मैं समझदार को इशारा काफी, आने दो बताते हैं, आई ही नहीं। क्योंकि अगर लाठी से लड़ोगे तो अपने से कमजोर से ही जीत सकते हो, अगर विचार से लड़ोगे, कलम और किताब से लड़ोगे तो अपने से ताकतवर से भी जीत सकते हो। इसलिए अगर कहीं भी किसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े पर अत्याचार हो तो पिछड़े समाज के अहिर, कुर्मी, कोयरी जैसी जातियों के लोग आप खड़े हो जाना और कहना कि ये गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आप अपनी जाति देख करके मत खड़े होना, विचार देख करके खड़े होना। अगर जाति देख करके खड़े होगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए संविधान को केंद्र में रखिए। हमें जोड़ेगा कौन? संविधान। जो न्यूनतम सहमति, 10 में 5 बातें हमारी नहीं मिलती हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में बैठकर सुलझा लेंगे। मंडल कमीशन में गलती हुई, हम बैठ के बात करेंगे। जाति जनगणना में कोई चूक होगी, हम पहले उस पर बात कर लेंगे। अति पिछड़े समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रजापति, चौरसिया, किसी केवट, बिंद, निषाद, मल्ला, उन तमाम जातियों के लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनके साथ बात करेंगे, लेकिन उनसे यह भी कहेंगे कि अगर घर में भूत आ जाए तो घर छोड़कर भागा नहीं जाता। भूत को भगा, भूत के डर से घर नहीं छोड़ा जाता। और कुल्हाड़ी को हाथ लकड़ी देख करके वोट नहीं दिया जाता। आपस में झगड़ा हो तो जहर नहीं खाया जाता। इसलिए असली दुश्मन को पहचानिए। हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत सही बात कही थी, वहीं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मनुवाद से लड़ने का मतलब यह नहीं है कि 100 साल पहले वो किस रूप में था। मनुवाद से लड़ने का मतलब यह है कि आज वो किस रूप में है। कहीं वो मेरी ही जाति में, मेरी ही जाति का आदमी मनुवादी तो नहीं बन के बैठा है। इसलिए विचार से लड़ना होगा। कहीं तो हमारे अंदर घुसपैठ हो गई है, और विचार को लड़ने के लिए किताबें ही आपको हथियार है। किसी धर्म के खिलाफ कहीं सोशल मीडिया पर मत लिखना, जितने नौजवान लोग हैं, हमें उसमें बात ही नहीं कर। मैंने इतनी देर में कोई देवी देवता का नाम लिया, किसी के खिलाफ कुछ बोला? लेकिन अपने लोगों की बात करेंगे और पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहेंगे। पाखंड अंधविश्वास हमारा नहीं है, और उससे बचाएंगे किताबें। जब भी कार्यक्रम से लौटो आप किताबें खरीद सकते हो, उधार मांग के खरीदो, और जिसके जहां हर हफ्ते में साप्ताहिक टोली बनाइए। पुराने लोग जानते होंगे, टोली बनाइए। टोली वो पॉलिटिकल टोली नहीं होगी, सामाजिक टोली होगी। और सामाजिक टोली गांव गांव चले और गांव गांव लोगों से बताए कि कोई अन्याय अत्याचार हो तो हमें याद करना, और सब लोग को मिलकर संविधान को बचाना है। जितने मनुस्मृति वाले हैं इनको पहचानो, और मनुस्मृति से नहीं ये देश चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इसी उम्मीद के साथ आप बाकी वक्ताओं को भी सुनिएगा। और मैंने थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया इस बात के लिए कि ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए। आयोजकों को मदद करिए, जब भी जाइए तो ऐसे संगठनों को पहचानिए। लड़ सकते हैं तो मेरी तरह या नवीन जी की तरह या और तमाम लोगों की तरह आइए, चौराहे पर खड़े होइए, जान जोखिम में लेकर लड़िए। नहीं लड़ सकते तो जो चौराहे पर खड़ा है उसका साथ दीजिए। अगर साथ कैसे देना है, आप पैसे से मदद कर सकते हैं तो लड़ने वाले को पहचानिए और उसकी मदद करिए। आप नहीं मदद कर सकते, चौराहे पर बैठकर बताइए कि आपके समाज का कोई जान जोखिम में लेकर लड़ रहा है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसके बारे में कुछ लिखिए। वो भी नहीं कर सकते तो उसके बारे में चर्चा करिए। और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम लड़ने वालों का विरोध करना बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी मदद आपकी यही है। आपने अपने लड़ने वालों को अगर अकेला छोड़ दिया तो अगली बार कोई लड़ने नहीं आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2027 तो एक पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन लंबी लड़ाई इस बात की है कि मनुस्मृति पर संविधान की जीत हो। और संविधान पर जीत के लिए हम बार बार बरेली आना होगा तो आएंगे, और गांव में चलिएगा मंच लगाएंगे, अलग अलग तमाम तरह के लोगों को जोड़ेंगे। और वक्त कितना भी बुरा हो, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।